तो मैं आपका स्वागत करता हूँ मैथ फोरेंसिक पे, जहाँ पे हम पढ़ते हैं फोरेंसिक के बारे में सब कुछ। तो यहाँ पे हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी यूजीसी नेट की तैयारी, जहाँ पे हम जेआरएफ या फिर नेट के लिए हम एमसीक्यूज आपको देंगे, जहाँ पे एक तरीके से आप इसको मैराथन समझ सकते हो, जिसमें मैं आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज पूछूंगा। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना बेसिक ऑफ फोरेंसिक साइंस से। तो बेसिक में मैं आपको अभी 15 क्वेश्चन दूंगा, जिसमें एक बोनस क्वेश्चन होगा जो कि 16th क्वेश्चन है, जो कि डिफिकल्ट होगा। तो पहले से लेके आखिरी तक डिफिकल्टी लेवल बढ़ता रहेगा। आप मुझे जरूर बताइएगा आपके कितने सही गए या कितने गलत हुए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। मगर उससे पहले आपने मेरे चैनल पे वीडियोस नहीं देखी है, तो मैं लगातार वीडियोस ला रहा हूँ, जैसे कि लॉज ऑफ फोरेंसिक साइंस, बेसिक ऑफ फोरेंसिक साइंस, हिस्ट्री ऑफ फोरेंसिक साइंस, इंडियन और मॉडर्न दोनों है इसके अंदर। ठीक है, उसके अलावा डीएनए से रिलेटेड मेथड ऑफ डिश एक्सट्रैक्शन, लेटेंट फिंगरप्रिंट डेवलपमेंट, बेसिक और डर्मेटोग्लिफिक्स, जिसमें कैसे फिंगरप्रिंट डेवलप होते हैं, और उसके अलावा एंथ्रोपोलॉजी का इंट्रोडक्शन, जिसमें एंथ्रोपोलॉजी उसकी फील्ड, एंथ्रोपोमेट्री और फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी की भी फील्ड्स के बारे में बताया गया है। क्रोमेटोग्राफी की मैं करवा चुका हूँ। उसके अलावा क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, क्राइम सीन होते क्या हैं, मैं इन सब के बारे में बात कर चुका हूँ। सारों वीडियोस के लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में है। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाने के लिए। तो अगर आपको ये सारे लिंक ना भी मिले तो आप मेरे चैनल पेज पे जाके प्लेलिस्ट के अंदर आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म फोरेंसिक मीन्स। इसके बाद आपके पास सिर्फ 10 सेकंड होंगे, जब मैं ऑप्शन रिलीज कर दूंगा उसके अंदर 10 सेकंड के अंदर आपको मुझे आंसर बताना पड़ेगा, और मैं बाद में आपको आंसर बता भी दूंगा। लेकिन अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। तो आप ये देख सकते हो, अब आपके पास 10 सेकंड्स है, इस क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हो। व्हाट डज फोरेंसिक टर्म मीन्स, pertaining to the law, pertaining to the death, pertaining to the medicine and pertaining to the crime। अब आप देखो और बताओ मुझे कि क्या आंसर हो सकता है इसका। इसमें ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है। तो चलो, इसका आंसर सबसे सिंपल यही है कि पर्टेनिंग टू द लॉ। फोरेंसिक साइंस का मतलब यही होता है कि पर्टेनिंग टू द लॉ, हम लॉ के लिए काम करते हैं सारा का सारा। पर्टेनिंग टू द डेथ, हम डेथ के लिए नहीं करते, मेडिसिन के लिए नहीं करते, ना क्राइम के लिए करते, हम सिर्फ लॉ के लिए करते हैं। फोरेंसिक का मतलब यही है कि हम लॉ के लिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा अब हम सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि है व्हेन टू ऑब्जेक्ट टच देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन टू अनदर, द आइडिया इज नोन एज। ये आई होप आप तो सबको आता होगा, ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है। अब आपके पास 10 सेकंड है, मैं टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ। लोकार्ट्स प्रिंसिपल, फोरेंसिक लॉ, बर्टीलियन प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रांसफरेज, और मर्फीज लॉ ऑफ कॉन्टैक्ट। तो चलो मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है लोकार्ट्स प्रिंसिपल। ये जो है whenever two entities come in contact there is a transfer of something between them, it comes from the Locard principle of exchange। जो अपने 7 प्रिंसिपल है, इसके ऊपर मैं वीडियोस बना चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में बेसिक ऑफ फोरेंसिक प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है, लोकार्ड्स प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज। अब थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोरेंसिक एप्लीकेशन ऑफ साइंस। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आप इसका देखना कि आप आंसर बता सकते हो या नहीं। आपके पास 10 सेकंड ही रहेंगे, ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो। तो इनमें से आप बताइए कि क्या क्या आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ह्यूमन रिमेन्स थ्रू डेंटल एक्सरे, वेरीफाइंग द composition of an aspirin tablet therefore it before it leaves the factory, identification of a bag of tablet taken from a car when the driver stopped from erratic driving, determination of why a ferris wheel, मतलब जो ये होते हैं ना कार्ट व्हील, जो जिस पर हम घूमते हैं झूले वाले, crashed at an amusement park killing 3 people। इनमें से बताइए कि आप फोरेंसिक साइंस का कौन सा पार्ट नहीं है। चलो, आपका टाइम अब ओवर हो चुका है। तो इसका आंसर जो होगा वो आप सोच सकते हो क्या हो सकता है। देखो, आइडेंटिफाई ऑफ ह्यूमन रिमेन थ्रू डेंटल एक्सरे, ये तो अपना फोरेंसिक का काम, फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी के अंदर आता है। डिटर्मिनेशन ऑफ रेस, सेक्स, एज, हम ह्यूमन बोन से वगैरह से बताते हैं। उसके अलावा आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैग ऑफ टैबलेट टेकन फ्रॉम अ कार, अब इसमें क्या हो सकता है, वो ड्रग भी हो सकते हैं, इसलिए भी फोरेंसिक का पार्ट है। इसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाई अ फेरिस व्हील क्रैश, हमें अब रीजन जानना है कि वो क्रैश क्यों करा, ये भी एक फोरेंसिक रेलिवेंस है, फोरेंसिक इंजीनियरिंग के अंदर आता है। तो क्या बच गया, वेरीफाइंग द कॉम्पोजिशन ऑफ एन एस्पिरिन टैबलेट बिफोर इट लीव्स द फैक्ट्री। तो ये जो हमारा ऑप्शन है आंसर बी, ये आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि एस्पिरिन टैबलेट जब फैक्ट्री से निकल रही है वो एक क्वालिटेटिव टेस्ट है।
जो कंपनी कराती है, वो फोरेंसिक से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो एक और क्वेश्चन आज आ जाता है, फोर्थ क्वेश्चन जो कि है, अब पॉजिटिव कंट्रोल क्या होता है? अब एक ये भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे डिफिकल्ट क्वेश्चन आते रहेंगे। अब आप बता सकते हैं, टाइमर स्टार्ट हो चुका है। इफ नॉट यूज्ड विल कॉज अ फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट, हैज अ अननोन सोर्स, इट इज यूज्ड एज कंफर्मेटरी टेस्ट ओनली, इट इज अ सब्सटेंस दैट इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ पॉजिटिव रिजल्ट टू द टेस्ट। चलिए बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। अब चलो मैं बता देता हूँ अब इसका आंसर जो है वो होगा, इट इज अ सब्सटेंस दैट इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ पॉजिटिव रिजल्ट टू द टेस्ट। लेकिन ये जो पॉजिटिव कंट्रोल जो होता है ना, पॉजिटिव कंट्रोल वो कंट्रोल सैंपल होता है जो एक पॉजिटिव रिजल्ट देता है पर्टिकुलर चीज के लिए। अब एक सैंपल है, ठीक है, जो हमने दिया एक पॉजिटिव कंट्रोल है, अब हम उससे मैच करते हैं कि वो पॉजिटिव कंट्रोल का हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो सेम सैंपल का रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, इसलिए हम एक पॉजिटिव कंट्रोल देते हैं। इसके अलावा फिफ्थ क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, जो कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट फॉर फोटोग्राफिंग अ क्राइम सीन इज। ये भी काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं कितने लोग सही करेंगे। देख सकते हो आप ऑप्शन आ चुके हैं, टाइमर स्टार्ट हो चुका है। फॉर द क्राइम सीन टू बी एन अनऑल्टर्ड कंडीशन, फॉर द फोटोग्राफर टू स्टार्ट द क्लोजअप ऑफ एनी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट दैट बैक टू गेट द फुल स्केल। मतलब पहले क्लोजअप शॉट लेंगे, उसके बाद फिर लार्ज स्केल के ऊपर हम आएंगे फोटोग्राफी, मतलब पहले क्लोजअप शॉट फिर लॉन्ग रेंज शॉट। फिर फॉर रूलर्स और अदर आइटम्स टू बी प्लेस्ड इनटू द फोटोग्राफ्स टू शो स्केल, हम स्केल के साथ उसको फोटो खींचेंगे। फॉर आइटम टू बी प्लेस्ड इनटू डायरेक्ट लाइट सो दैट नॉइज वगैरह जो होती है वो कम आए फोटो के अंदर। तो आप बताइए कि इनके अंदर से कौन सा ऑप्शन हो सकता है। ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, मुझे पता है इसमें काफी ज्यादा लोगों के आंसर गलत होंगे। तो चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ, ये इसका आंसर है ऑप्शन ए, फॉर द क्राइम सीन टू बी एन अनऑल्टर्ड कंडीशन। मतलब एक फोटोग्राफी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही होगी ना कि क्राइम सीन अनऑल्टर्ड हो, किसी ने अगर जो पहले ही छेड़खानी कर दी हो तो वो जो क्राइम सीन है वो तो पहले से ही कंटामिनेट हो जाएगा ना। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए हो जाता है फोटोग्राफी के लिए, वो क्राइम सीन अनऑल्टर्ड होना चाहिए हमारे लिए। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है, अनकंटामिनेटेड सरफेस मटेरियल क्लोज टू एन एरिया वेयर फिजिकल एविडेंस हैज बीन डिपॉजिटेड इज एन। मतलब कहने का मतलब ये पूछ रहा है, जो एक सरफेस होता है वही वाला, जैसे मैं आपको ब्लड का एग्जांपल देता हूँ, ब्लड किसी दीवार पे है तो हम ब्लड का सैंपल तो स्क्रैप करते हैं, साथ साथ में एक ऐसी जगह मतलब दीवार पे से कोई खाली जगह पे से जहाँ पे ब्लड नहीं है उसका भी सैंपल स्क्रैप करके भेजते हैं। तो वो क्या चीज़ है, उसको हम एज क्या भेज रहे हैं, तो उसका नाम क्या है वो बताना है। अ सबस्ट्रेट कंट्रोल, अ रेफरेंस सैंपल, अ ग्राउंड मटेरियल, अ स्टैंडर्ड सैंपल। तो बताओ जल्दी से कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, रेफरेंस सैंपल्स तो हम वो भेजते हैं मतलब जिसके साथ कंपेयर किया जा सके। ग्राउंड मटेरियल कोई भी ग्राउंड मटेरियल हो सकता है, कोई कुछ भी मटेरियल की बात कर रहा है। और स्टैंडर्ड सैंपल जैसे कि हम स्टैंडर्ड हैंड राइटिंग किसी से लिखवा के भेजते हैं, लेकिन वो तो ये नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, आंसर ए, सबस्ट्रेट कंट्रोल, क्योंकि जो बोल है वो एक सबस्ट्रेट है, ठीक है, उसके ऊपर से हम स्क्रैप करके एक सैंपल भेज रहे हैं जो कि कंट्रोल है, क्योंकि उस पे हमें क्या बोलते हैं, वो एज सैंपल तो हम उसे भेज नहीं रहे, वो एक कंट्रोल के रूप में भेज रहे हैं, तो वो एक सबस्ट्रेट कंट्रोल है। उसके अलावा हम सेवंथ क्वेश्चन पे अब आ जाते हैं, व्हेन एविडेंस कैन बी एसोसिएटेड ओनली विद अ ग्रुप एंड नेवर विद अ सिंगल सोर्स दैट एविडेंस इज सेड टू पोजेस। अब आपको एक कैटेगरी बतानी है कि वो एविडेंस कौन सी कैटेगरी में आएगा जो कि एक ग्रुप के अंदर आता हो, मतलब सिंगल हम उसको क्लासीफाई ना कर सके, ग्रुप के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे। ये काफी सिंपल है, इसको आप देखते ही पहचान जाओगे। तो एक ग्रुप कैटेगरी है, एक क्लास कैटेगरी है, एक क्लास मतलब एक क्लास कैरेक्टरिस्टिक है, एक क्लास कैटेगरी है और ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स है। बताइए आप किस में फॉल करेगा वो। चलो मैं अब इसका आंसर बता देता हूँ, जो कि है ग्रुप कैटेगरीज। तो अब आप इसको ना, ये बड़ा लॉजिकल सा क्वेश्चन था, आप ग्रुप की बात कर रही है तो ग्रुप तो आएगा आएगा। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स तो नहीं आ सकती, क्योंकि हम उसको कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं, लेकिन हम उसको एक कैटेगरी के अंदर क्लासीफाई करते हैं, ना कि कैरेक्टरिस्टिक के अंदर क्लासीफाई करते हैं। तो इसका आंसर ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्लास कैरेक्टरिस्टिक जो एक क्लास के अंदर आती है, जैसे इंडिविजुअल और क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स आपने क्यूडी के अंदर पढ़ी होगी। तो अब हम आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि है, द एग्जामिनेशन ऑफ फिजिकल एविडेंस बाय अ फोरेंसिक साइंटिस्ट इज यूजुअली। मतलब जो हम एग्जामिनेशन करते हैं फिजिकल एविडेंसेस की, जो फोरेंसिक साइंटिस्ट करता है एग्जामिनेशन, इज यूजुअली वो क्यों करता है, किस चीज के लिए करता है।
तो इसके ऑप्शन ये रहे, आप देख सकते हो आपके पास। द सेकंड है असिस्टिंग द लॉ एनफोर्समेंट इन द एप्रीहेंशन ऑफ एन ऑफेंडर, प्रोवाइडिंग अ सस्पेक्ट गिल्ट इन अ कोर्ट रूम, प्रोवाइडिंग अ सस्पेक्ट इनोसेंस इन अ कोर्ट रूम एंड आइडेंटिफिकेशन और कंपैरिजन पर्पसेस। मतलब लोगों की मदद करने के लिए, किसी को गिल्टी प्रूव करने के लिए, किसी को इनोसेंट प्रूव करने के लिए, या फिर आइडेंटिफिकेशन और कंपैरिजन करने के लिए। सबसे बेसिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। आप इसका आंसर बताइए कि क्या हो सकता है। तो चलो मैं इसका आंसर बता देता हूँ, जो कि है आइडेंटिफिकेशन एंड कंपैरिजन पर्पसेस। देखो, फोरेंसिक साइंस का काम होता है कि वो लोगों की मदद करे, लेकिन जब हम फिजिकल एविडेंस को एनालाइज करें, एग्जामिन कर रहे हो, किस पर्पस के लिए करते हैं? या तो हम उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे ड्रग वगैरह की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, इसलिए करते हैं, या किसी सैंपल को कंपेयर करने के लिए, जैसे कि ब्लड ग्रुप को कंपेयर कर दिया, डीएनए को कंपेयर कर दिया। तो हम बेसिकली है ना, मेन काम हमारा जो होता है ना, फिजिकल एविडेंसेस को हम क्यों एनालाइज करते हैं, वो सिर्फ आइडेंटिफिकेशन और कंपैरिजन पर्पस होता है। उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, चाहे उससे कोई गिल्टी प्रूफ हो रहा हो, इनोसेंस प्रूफ हो रहा हो, वो कोर्ट का काम है, वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम है सिर्फ फिजिकल एविडेंसेस को एनालाइज करना। चलो अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, जो कि है 9th क्वेश्चन हमारा। प्रॉपर्टीज ऑफ एविडेंस दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू अ कॉमन सोर्स विद एन एक्सट्रीमली हाई डिग्री ऑफ सर्टेनिटी इज एंड आर। मतलब ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल ही है। मतलब एक ऐसा कैटेगरी बताओ जिसमें एक पर्टिकुलर एविडेंस को हम रख सकते हैं, मतलब वो हाईली क्लासिफिएबल है। क्लास कैरेक्टरिस्टिक, डिफरेंशियल कैरेक्टरिस्टिक, कंपैरिजन कैरेक्टरिस्टिक एंड इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक। इसमें तो मेरे ख्याल से आपको टाइम देने की भी जरूरत नहीं है, ये तो इतना आसान आंसर है इसका। तो चलो मैं अब आप इसको आंसर बता देता हूँ आपको, जो कि है इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक। इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक वो कैरेक्टरिस्टिक होती है जो किसी भी चीज को एक पर्टिकुलर और मतलब सिग्निफिकेंटली उसे क्लासिफाई कर देती है कि ये चीज वो ही है। इंडिविजुअली मतलब इसको इंडिविजुअल से जोड़ देती है। मतलब एक तो क्लास कैरेक्टरिस्टिक होती है जो ग्रुप या फिर एक क्लास से हमें जोड़ता है, लेकिन इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक वो कैरेक्टरिस्टिक होती है जो कि हमें पर्टिकुलर एक बस एक इंडिविजुअल से अलाइन करते हैं। जैसे कि हैंडराइटिंग है, वो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसके कुछ कुछ उसमें इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक होती है। उसको बनाने का पैटर्न या फिर कुछ उसका टेक्निक जो होगी, उसकी एम्बेजलमेंट वगैरह, वो एक इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक है, वो सिर्फ उसी पर्सन के द्वारा करा जाता है। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि है बेस्ड ऑन अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन बाय विक्टर बेल्थेहाज़ार्ड। नाम बड़ा अजीब सा है यार, बेल्थेहाज़ार्ड। द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू इंडिविजुअल हैविंग द सेम फिंगरप्रिंट इज 1 आउट ऑफ। आपने फिंगरप्रिंट्स में पढ़ा होगा, जो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी का आता है, हम पढ़ते हैं जिस टाइम फिंगरप्रिंट्स कि उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि एक फिंगरप्रिंट दोबारा से रिपीट हो सके। और मैंने अपनी फिंगरप्रिंट की वीडियो में भी आपको ये बता रखा है, काफी डिटेल में बता रखा है, तो आप वो वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हो। तो ऑप्शन आ चुके हैं 1 into 10, मतलब 10⁻90, 10⁻100, 10⁻60, 10⁻30। आप जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। अगर आपने मेरी जो वीडियो देखी होगी ना फिंगरप्रिंट के ऊपर, जो फर्स्ट बेसिक वाली वीडियो है, उसमें मैंने क्लियरली लिख रखा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है सी, 10⁻60। जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करी थी उन्होंने फिंगरप्रिंट की, वो बेस्ड ऑन माइन्यूशियाज एंड फिंगरप्रिंट पैटर्न, उनके जो मतलब उन सबको एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन में डाला, काउंट किया कि क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, तो वो उनकी निकल के आई थी 10⁻60 पावर। तो इसको आप याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिंगरप्रिंट से भी और बेसिक ऑफ फोरेंसिक साइंस से भी। हम अगले क्वेश्चन पे अब आ जाते हैं। अब डिफिकल्टी लेवल बढ़ता रहेगा। वेरियस टूल एंड टेक्निक्स आर यूज टू डेल्ट विद फिजिकल एविडेंसेस फॉर द पर्पज इज टू गेट। मतलब जो हम डिफरेंट टूल्स है, टेक्निक, जो जितने भी हम इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह या लाइट सोर्सेज वगैरह का इस्तेमाल करते हैं फिजिकल एविडेंसेस को उठाने के लिए या फिर एनालाइज करने के लिए, वो किस लिए करते हैं, उसका पर्पज क्या है? बेटर स्पेसिफिसिटी, एक्यूरेसी, रैपिडिटी, डी ऑल। ये भाई सबसे सिंपल क्वेश्चन है। मैं सोच रहा था डिफिकल्ट आना चाहिए, लेकिन ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है। आपको सिंपल क्वेश्चन भी पता होना चाहिए, इसका आंसर क्या हो सकता है। चलो इस क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते, ये क्वेश्चन आपको आता ही होगा। इसका आंसर ऑल है, क्योंकि आप ही देखो, जब हम किसी भी सैंपल को लेते हैं, एविडेंस को कलेक्ट करते हैं, वो किस लिए करते हैं? बेटर स्पेसिफिसिटी, क्योंकि हमें उसे स्पेसिफाई करना है। बेटर एक्यूरेसी, उससे हमें एक्यूरेट रिजल्ट निकालने हैं। मतलब जो हम एनालाइज करने के लिए इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, उसकी स्पेसिफिसिटी हाई होनी चाहिए, जैसे कि गैस क्रोमेटोग्राफी या HPLC। एक्यूरेसी, अच्छे रिजल्ट आने चाहिए, ऐसा नहीं है कि इनएक्यूरेट रिजल्ट आ रहे हो। रैपिडिटी, मतलब जल्दी से रिजल्ट आने चाहिए। तो इसका आंसर ऑल होगा। अभी इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, हम बुक के ऑथर वगैरह के नाम आ जाएंगे। तो शर्लक होम इज अ फिक्शनल डिटेक्टिव क्रिएटेड बाय एन ऑथर एंड फिजिशियन।
मतलब शर्लक होम्स जो हमने नॉवल पढ़ी है उसको किसने लिखा है, उसका जो ऑथर है वो कौन है? तो ये रहे आपके ऑप्शन, सर आर्थर कोनन डॉयल, मैथ्यू ओफिला, फ्रांसिस गैल्टन, अल्फोंसे बर्टलियोन। अगर आपने मेरी जो वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपको हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में बताया है कि कौन-कौन से ऑथर, मतलब कौन-कौन से साइंटिस्टों ने क्या-क्या योगदान दिया अपना फोरेंसिक साइंस के अंदर, तो आपको ये आंसर तो बड़ी आसानी से आता होगा। अब हम है ना बात करते हैं, एक होता है, हम उसको है ना एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं जिसको। अगर आपको इसका आंसर ना भी पता हो, आपको कुछ चीज़ें पता हो ना, तब भी आप इसका आंसर आराम से निकाल सकते हो। जैसे कि अल्फोंसे बर्टिलियोन, हमें पता है अल्फोंसे बर्टिलियोन ने एंथ्रोपोमेट्री के फादर हैं। फ्रांसिस गेल्टन ने फिंगरप्रिंट का है, तो मैथ्यू ओरफिला है टॉक्सिकोलॉजी के फादर। तो क्या बच गए? सर आर्थर कोनन डॉयल। तो यही है हमारे शर्लक होम्स के राइटर, जो कि है सर आर्थर कोनन डॉयल। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि है हु इज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ साइंस ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन। मतलब जो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन करते हैं हम, उसका जो फादर है वो कौन है? अगर आपने मेरी वीडियो देखी, आप ये आसानी से बता दोगे इसका आंसर। एल्बर्ट शर्मैन ओसबॉर्न, फ्रांसिस गैल्टन, हैंस ग्रोस, मैथ्यू ओरफिला। पिछले क्वेश्चन में भी हम दो को तो एलिमिनेट कर ही चुके हैं, फ्रांसिस गैल्टन को और मैथ्यू ओरफिला को। तो अब बच गए हैंस ग्रोस और एल्बर्ट शर्मैन। इन दोनों में से बताइए कौन हो सकता है? क्योंकि मैंने आपको बता दिया था पिछले क्वेश्चन में, मैथ्यू ओरफिला जो है वो फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी है। फ्रांसिस गैल्टन है, वो फिंगरप्रिंट्स उन्होंने दिया था। तो बच गए हैंस ग्रोस और एल्बर्ट एस्बोन। तो आपके लिए ईज़ी हो जाता अगर आप एलिमिनेशन मेथड लगाते हो, अगर आप अपने नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, तो आपको एलिमिनेशन मेथड आना चाहिए। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर है एल्बर्ट शर्मैन ओसबॉर्न। तो एल्बर्ट या फिर एल्बर्ट एस ओसबॉर्न, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है क्वेश्चन डॉक्यूमेंट में। इन्होंने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम है क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, जो कि आज भी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट जो पढ़ते हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन, जो कि 14th क्वेश्चन है, फर्स्ट फिंगरप्रिंट ब्यूरो एस्टैब्लिश्ड इन। अब हम लैब्स या फिंगरप्रिंट ब्यूरो वगैरह की बात करेंगे, और इनमें सारे ज़्यादातर बच्चों के क्वेश्चन गलत होते हैं क्योंकि उनको डेट याद नहीं रहती। तो इसलिए देखते हैं आपको क्या याद है। फर्स्ट फिंगरप्रिंट कब एस्टैब्लिश हुआ था और कहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ था? तो दिल्ली में 1875, कैलकाटा में 1895, बॉम्बे में 1890, कैलिफोर्निया में 1900। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर है कैलकाटा। तो अब आप एक चीज़ समझ लो कि जितने भी ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट हुई है, जितनी भी लैब्स की एस्टेब्लिशमेंट हुई है अपने इंडिया के अंदर, वो ज़्यादातर कैलकाटा में हुआ है। तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि किसकी कहाँ हुई होगी, इतने सारे ऑप्शन दे दिए, तो आप ज़्यादातर ऑप्शन में आप दिमाग में सोच सकते हो कि वो चीज़ कैलकाटा के अंदर हुई होगी। क्योंकि जितनी भी लैब अपनी टॉक्सिकोलॉजी की है या फिर फिंगरप्रिंट की है, और या कोई भी लैब ले लो आप, जो कि डॉक्यूमेंट जीक्यूडी भी है, वो कलकत्ता में ही एस्टेब्लिश हुई थी। बस ईयर अलग-अलग होंगे, ईयर का आपको ध्यान रखना पड़े। वरना अगर आप यहाँ पे कलकत्ता ही दिया होता ना चारों में, और ईयर अलग-अलग दिए होते, तो ये ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन होता। अभी तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया कि कलकत्ता के अंदर हुई थी 1897, इसका आंसर सही है। अब आ जाते हैं हम 15th क्वेश्चन। इसके बाद एक बोनस क्वेश्चन है जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, देखते हैं आपको वो आएगा या नहीं आएगा। तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं, फर्स्ट स्टेट फोरेंसिक साइंस, मतलब जो एसएफएसएल है जो फर्स्ट, वो कहाँ पे एस्टेब्लिश हुई थी? मद्रास, कलकत्ता, आगरा, दिल्ली। टाइमर स्टार्ट है। अब बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है? मद्रास में खुली होगी, कलकत्ता में खुली होगी, आगरा में खुली हो सकती है, या दिल्ली में। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि कलकत्ता में ही सब कुछ स्टार्ट हुआ था। कलकत्ता एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे आप आँख बंद करके भी कर दोगे ना, तो वो भी ज़्यादातर हाई चांसेस है कि हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपका आंसर ज़्यादातर सही होगा, क्योंकि सारी चीज़ें कलकत्ता से ही स्टार्ट हुई हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट बोनस क्वेश्चन है, जो कि है द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीएफएसएल। इसमें देखता हूँ आपको कितना पता है। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी ना, तो आपको ईयर का पूरे अच्छे से पता होगा कि कौन से ईयर में क्या क्या खुला है। तो इसका आंसर आप देने की कोशिश करना, और हाँ, चीटिंग मत करना, थोड़ा सा टाइम ले लेना, आप आराम से सोच समझ के ही आंसर देना। तो इसमें आपको मैं ज़्यादा टाइम दे देता हूँ थोड़ा सा। ए कलकत्ता 1957 में, हैदराबाद 1968 में, न्यू दिल्ली 1968 में, चंडीगढ़ 1978 में। उसके बाद अगला ऑप्शन है न्यू दिल्ली में 1957 में ही, फिर चंडीगढ़ में 1968। देखो ईयर तो सबके सेम है, लेकिन बस वो प्लेसेस बदल रखे हैं। कहीं पे उसी ईयर में न्यू दिल्ली दे रखा है, कहीं पे चंडीगढ़ दे रखा है। तो आप बता सकते हो। अगर आपको 2-3 का भी अंदाजा है ना कि कौन सी लैब कहाँ पे खुली है, तो इसका आंसर बड़ा आसान है। लेकिन अगर आपको एक का भी अंदाजा नहीं है ना, तो आप समझो ये क्वेश्चन आपके हाथ से गया।
थोड़ा-सा दिमाग लगाओ कि पहली लैब अगर जो कहाँ पे खुल सकती है, क्या हो सकता है? थोड़ा-सा अगर जो आप दिमाग भी लगाओगे ना, ये आंसर तब भी निकल सकता है। तो चलो अब टाइम ओवर हो चुका है। अब इसके बाद मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ और मैं इसको आपको टेक्निक भी बता देता हूँ कि मैंने इसको कैसे याद कर रखा है थोड़ा-सा। तो इसका आंसर है ए। क्योंकि देखो, सबसे पहली जो लैब खुली होगी ना, वो कलकत्ता में ही खुली होगी। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि कलकत्ता में ही सबसे पहली चीज़ें खुलती हैं। तो इसका आंसर तो आप पहले यही सोच लो, सबसे पहली लैब कोलकाता के अंदर ही खुली होगी या फिर कलकत्ता के अंदर ही खुली होगी। कलकत्ता 1957। अब हमारे पास इसके 2 ऑप्शन है, कलकत्ता 1957, कलकत्ता 1957। अब मैंने कैसे याद कर रखा है इसके बाद, जो हैदराबाद और न्यू दिल्ली की जो लैब है, वो एक ही ईयर में खुली थी, 1968 में। तो मुझे ये चीज़ याद थी। मुझे चंडीगढ़ का याद नहीं था, पर मुझे ये याद था कि भाई हैदराबाद और जो न्यू दिल्ली है, उन दोनों की जो डेट है ना, वो सेम है। देखो, और ये इन दोनों के अंदर में से किस में आ रही है? ए ऑप्शन में। तो मेरे लिए तो आंसर साफ हो जाता कि मैं ए आंसर को चुनता। कलकत्ता 1957, हैदराबाद 1968, न्यू दिल्ली 1968, चंडीगढ़ 1978। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर करो इसे अपने दोस्तों के साथ। और आपको जो भी टॉपिक चाहिए, मैं इस फोरेंसिक चैनल पे आपको अवेलेबल करने की कोशिश करूँगा। मैं धीरे-धीरे वीडियोज़ बना रहा हूँ। अभी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की और भी बायोलॉजी, फोरेंसिक बायोलॉजी से रिलेटेड भी अब वीडियोज़ आने वाली हैं फटाफट इस चैनल के ऊपर। थोड़ा टाइम तो लगेगा, देखो वीडियो एडिटिंग कर मैं मुझे वीडियो एडिटिंग करने में काफ़ी टाइम लगता है। इसलिए मैं आपसे थोड़ा-सा टाइम माँगता हूँ। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना उसके लिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू। आरिगातो गोजाइमास। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर।